हेलो बच्चों, सीए इंटर वालों, क्या हाल चाल है। बच्चों आई होप आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। अब दिन ही कितने बचे हैं आपके एग्जाम आने में, है ना। चलो, तो बेसिकली बच्चों मुझे आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात ये करनी थी कि आपकी पढ़ाई तो ठीक है भाई, पढ़ाई तो करना जरूरी था, सारे टॉपिक तो रिवाइज करना जरूरी था। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए ये रहता है कि भाई पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, है ना। और उससे इंपॉर्टेंट चीज, उन क्वेश्चनों का आंसर कितना लिखना है, कैसे लिखना है। तो बच्चों मैंने क्या करा है ना, आपको दिख गया होगा, हम पिछले 2 अटेम्प्टों की, बेसिकली एक करंट अटेम्प्ट जनवरी 25 और एक सितंबर 24 की आरटीपी को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं हम उनको अभी डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन क्या था, इसका आंसर क्या हो सकता है, कुछ इस तरीके से। बोलो डन। आपको मैं ये जो फाइल है मैंने करा क्या है ना, इसके अंदर सारे क्वेश्चनों के नीचे उसके आंसर प्रेजेंट कर दिए। जैसे देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, उसके नीचे ये हमारा आंसर है, तो क्वेश्चनों के नीचे आंसर को प्रेजेंट कर दिया है ताकि आपको ज्यादा कोई दिक्कत ना हो। चलो शुरू करें बच्चों। यस सर, शुरू करिए। आओ, यहां से भी पढ़ सकते हो अगर आपको कलरफुल करना है, या फिर अगर आपको आपके जीवन में कलर नहीं नजर आता, आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना है, तो भाई ब्लैक एंड व्हाइट के लिए भी हमारे सामने है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में है ना। यहाँ पे आपको यहाँ पे भी प्रॉपर नजर आएगा, वहां पे भी प्रॉपर नजर आएगा। आओ एक एक करके सारे क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, तो साइड हो जा भाई। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, XYZ लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस। उन्होंने एक प्रोस्पेक्टस इशू करा। मेरा मेन पर्पस क्या है, मैं आपको क्वेश्चन भी पढ़ाऊं और आंसर भी पढ़ाऊं। इससे फायदा क्या होगा, आपको क्वेश्चन पढ़ने की समझ आएगी और आंसर लिखने की भी समझ आ जाएगी। ऐसे करके हम जितने भी आरटीपी, दोनों आरटीपी के क्वेश्चन थे वो सॉल्व करेंगे। आओ शुरू करते हैं। XYZ लिमिटेड ने एक प्रोस्पेक्टस इशू करा था फंड्स रेज करने के लिए, एक नई मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के लिए। बहुत बढ़िया। After successfully raising the funds, पैसा इकट्ठा कर लिया। Now the company identified an investment opportunity in a different industry. अब कंपनी को नजर आ रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट किसी दूसरी इंडस्ट्री में भी कर सकती है, ठीक है। इसके लिए उसने क्या करा, 6 महीने बाद, रिक्वायरिंग a significant portion of the fund, जिसमें वो वाले पैसे की जरूरत है जो उन्होंने पहले रेज करा था, जो पहले पैसा रेज करा है वहां वाला पैसा चाहिए, ठीक है। The proposed investment involve trading in equity share. यही झंझट हो गया। अब जिसको ये टॉपिक प्रोस्पेक्टस का आता होगा उसे याद होना चाहिए, क्या कंपनी अपने पैसे को किसी और एक्टिविटी में लगा सकती है? तो आंसर इज हां, लगा सकती है। एसआर पास करो, लगा लो, लेकिन फिर भी आप किसी कंपनी के, किसी और कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये वाली बात ध्यान रखना। हां, तो क्या लिखा हुआ है, पढ़ना। आगे क्वेश्चन है, अब ये तो मैंने आपको समझा दिया, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सजेस्टेड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव को, जो पुराने वाले का था उसको चेंज कर दो, which were raised to allow the new investment and recommend passing a SR। और वो SR भी पास कराने के लिए रेडी हो गए। भाई SR तो पास करवा, लेकिन ट्रेडिंग कैसे करेगा, लिखा हुआ है। while the promoter and controlling shareholders supported this change, जो शेयर होल्डर्स से, प्रोमोटर्स से, उन्होंने चेंज सजेस्ट करा कि हाँ कर लो, लेकिन some shareholder expressed concern, लेकिन कुछ शेयर होल्डर ने बोला नहीं, ये डेविएशन सही नहीं है। भाई अब आप मेरे को बताओ, क्या ये डेविएशन अलाउड होना चाहिए? देखो, डेविएशन तो अलाउड है, लेकिन ट्रेडिंग वाला डेविएशन अलाउ नहीं है। भाई ये क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया। अब एक बार इसे लिखना कैसे वो देख लेते हैं ना। देखना बेटा, कह रहा है बेस्ड अपॉन द कंपनीज एक्ट 2013 एडवाइस करो कि भैया क्या प्रपोजल, जो पैसा पुराने, जो मेन फंड्स का पैसा आया था, क्या वो दूसरी जगह लगाया जा सकता है, नई इन्वेस्टमेंट में लगाया जा सकता है? तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। देखिए बेटा, लिखता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27(1), याद हो तो बढ़िया, ना याद हो तो और बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। The terms of a contract refer to in the prospectus or object, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट प्रोस्पेक्टस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट बताया था, for which prospectus has been issued can be varied। हाँ भाई, आप उसे वेरी कर सकते हो। लो, क्लियर कर दिया, आप इसे वेरी कर सकते हो, बट ओनली विद द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी गिवन बाय इट इन जनरल मीटिंग। मतलब आपको जनरल मीटिंग में क्या पास करना पड़ेगा, एसआर। अब एग्जामिनर आपके आंसर सीट में यही 2 वर्ड ढूंढ रहा है, जनरल मीटिंग में क्या पास करवाना है, एसआर। अगर आपकी आंसर सीट के शुरुआत की 2 लाइनों में, इस क्वेश्चन की शुरुआत की 2 लाइनों में वर्ड नजर आ गए, इट मींस नंबर मिलने के चांसेस बढ़ चुके हैं। आगे द सेकंड प्रोविजो, ये है बेटा जिस पे क्वेश्चन बना हुआ है, मेन यही है। सेकंड प्रोविजो कहता है दैट सच कंपनी इज नॉट टू यूज एनी अमाउंट, लेकिन आप इस पैसे को यूज नहीं कर सकते थ्रू द प्रोस्पेक्टस, जो प्रोस्पेक्टस से लाए थे, फॉर बाइंग, ट्रेडिंग और अदरवाइज डीलिंग इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एनी अदर लिस्टेड कंपनी। आप किसी और कंपनी के, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को, लिस्टिंग कंपनी के शेयर्स को डीलिंग नहीं कर सकते। डीलिंग मतलब सेल और परचेज नहीं कर सकते। बेशक आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इस वाले काम के लिए चेंजेस अलाउड नहीं है।
इन द गिवन क्वेश्चन कंपनी प्लान कर रही है, देखो बेटा ये वाला हिस्सा हो गया हमारा प्रोविजन का, फाउंडेशन से सिखा रखा है, ये प्रोविजन हो गया। फिर इन द गिवन क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन को पूरा डिस्कस नहीं करना भाई, जो काम की बात थी सिर्फ उतना। जैसे इन द गिवन क्वेश्चन XYZ लिमिटेड प्लान कर रही थी जो अमाउंट ओरिजिनली रेज करा था उसे किसी और इंडस्ट्री में लगाने के, और बेसिकली किसी और इंडस्ट्री में भी कैसे लगाने के, उस कंपनी के ट्रेडिंग करने की, उस कंपनी के शेयर्स खरीदने बेचने की। फिर हैंस हम आंसर लिख देंगे, ये कंक्लूजन हो गया। दो XYZ लिमिटेड, बेशक XYZ लिमिटेड ने SR पास कर लिया, लेकिन क्या ये रेस पैसे को क्या ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकती है? नहीं ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकती, ये हमारा आंसर हो गया। हैंस द सेड प्रपोजल ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट इज नॉट वैलिड, तो ये जो प्रपोजल आया था वैलिड है या इनवैलिड? इनवैलिड। भाई देखो इससे फायदा क्या हुआ इस क्वेश्चन को मेरे को ऐसे पढ़ाने से, मेरे को जितना भी टाइम लगा इस क्वेश्चन में 3 4 5 मिनट XYZ जितना भी समय लगा, आई डोंट केयर, ये क्वेश्चन अब आपके समझ में आ गया। अब इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आए, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, आप कर पाओगे। और इंपॉर्टेंट चीज, नाउ यू कैन यू नो व्हाट इज द आंसर। आंसर लिखना कैसे, कितना आंसर लिखना है, कैसे आंसर लिखना है, वो मेरा मेन पर्पस है अभी का। आई होप बच्चों पहले क्वेश्चन में मैं सफल रहा और आप भी सफल हो गए होगे। ऐसे ही करके मुझे आपको सारे क्वेश्चन करवाने हैं। प्लीज एनर्जी के साथ पढ़ना है ना, इसे बोझ मत समझना, ये आपके लिए बहुत काम की चीज होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना बच्चों। XYZ टेक सॉल्यूशन इज अ ग्रोइंग टेक्नोलॉजी कंपनी, बहुत बढ़िया। ऐसे ये कहानी बनाकर बोलता है, अरे हमारे को क्या मतलब टेक्नोलॉजी की कंपनी है, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। दैट हैज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स एम्प्लॉइज, जिसके पास पैसा आया है एम्प्लॉय से और कैसे डायरेक्टर से, इन द डेवलपमेंट ऑफ ए ग्राउंड ब्रेकिंग सॉफ्टवेयर। भाई साहब एक ग्राउंड ब्रेकिंग एकदम जमीन तोड़ने वाला सॉफ्टवेयर बना दिया इन्होंने। टू रिवॉर्ड दीज की कंट्रीब्यूटर, इन लोगों को रिवॉर्ड देने के लिए द बोर्ड प्रपोज इश्यूइंग शेयर इक्विटी शेयर। ये थी ना बात, देखो इतनी कहानी का एक ही मुद्दा, स्वेट इक्विटी शेयर पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब आगे जाकर क्या होगा, आपको अगर स्वेट इक्विटी शेयर की सारी कंडीशन याद है तो बोलो ये क्वेश्चन नहीं होगा क्या? गारंटी कह रहा हूं मैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा। आओ पढ़ते हैं आगे। टू सर्टेन एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर, कंपनी उनको एक तरीके से कंट्रीब्यूशन के तौर पे उनका मान रखने के लिए उन्हें स्वेट इक्विटी शेयर दे रही है। XYZ लिमिटेड ऑलरेडी इश्यूड ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स। याद करो ऑर्डिनरी पहले से इश्यू होंगे, ऑर्डिनरी होता है बेटा इक्विटी शेयर्स, पहले से एक शेयर्स इश्यू है तभी हम कर सकते हैं स्वेट इक्विटी शेयर, ये एक कंडीशन थी, याद आ गई होगी। बट हैज नेवर इश्यूड स्वेट इक्विटी शेयर, पहले कभी स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू नहीं करे थे, कोई बात नहीं। कंपनी हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल। अब ना बेटा ये डेटा दे रखा है, क्यों डेटा क्यों दे रखा है सर? क्योंकि बेटा डेटा पे बेस्ड ही तो टॉपिक है। स्वेट इक्विटी शेयर के अंदर बहुत सारी कंडीशन थी, तो उस कंडीशनों में डेटा इस्तेमाल होगा, तो एक बार देख लेना। कंपनी के पास पेड अप शेयर कैपिटल था कितने करोड़ का? 20 करोड़। कंपनी प्रपोज कर रही है कितने करोड़ का स्वेट इक्विटी शेयर? 4 करोड़। ठीक है, जैसे आप पेपर में भी पढ़ो ना तो ऐसे अंडरलाइन करते हुए चला करो। ठीक है, द कंपनी बोर्ड हैज ड्राफ्टेड SR भी पास होने की बात हो चुकी है। ठीक है, जिसमें एज द नंबर ऑफ शेयर्स द करंट मार्केट प्राइस, जो करंट मार्केट प्राइस है बाकी सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई हैं। तो हमारे को 2 डेटा दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल और कितने का हम प्रपोज करने जा रहे हैं। फिर द कंपनी हैज अप्रोच यू टू एडवाइस, भाई कंपनी आपके पास आई है, कंपनी ने क्वेश्चन बता दिया, अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई करना क्या है। देखो क्वेश्चन पढ़ो। द कंपनी हैज अप्रोच यू टू एडवाइस देम अबाउट द इश्यू ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर इन लाइन, कि आप कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी को गाइड कर सको। तो बेटा क्या होगा इसका आंसर, आओ देखते हैं ध्यान से। स्वेट इक्विटी शेयर पे बेस्ड क्वेश्चन है, सेक्शन आता है तो सबसे पहले तो सेक्शन का नंबर कोट कर देना। आओ बच्चों देखना, ये रहा हमारा आंसर। क्या है आंसर? आंसर तू साइड में चला जा, ठीक है बेटा पढ़ना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, भाई ये हमारे को अगर आता था सेक्शन तो हमने शुरुआत में लिख दिया कुछ कंडीशन। अब देखो बेटा, जब हमारी क्लासें चली थी, रेगुलर क्लासें चली थी, तो ये कंडीशन हमने बहुत याद करी थी। इसकी कंडीशन, बोनस की कंडीशन, राइट इशू, मतलब दुनिया भर की कंडीशन आपने पढ़ी थी। बायबैक की कंडीशन अतः इंपॉर्टेंट है ना, स्वेट इक्विटी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बायबैक है, सेक्शन 68। तो पॉइंट इज हमने अलग अलग चीजों को याद कराए। तो देखो आई नो कि आपका हो सकता है कंक्लूजन में आपको थोड़ी दिक्कत आए लिखने में, लेकिन बेटा प्रोविजन तो आपने बुक से कितनी बार पढ़ा है, जितनी बार पढ़ा है उतना तो आपका प्रोविजन तो एकदम सही फिट बैठना चाहिए, इतना हिस्सा तो एकदम सही होना चाहिए ना। आओ पढ़ते हैं, ये रिवीजन भी हो जाएगा आपका। लिखा हुआ है पहली कंडीशन, शेयर ऑफ दैट क्लास मस्ट बी ऑलरेडी इशूड, इसलिए तो वो क्वेश्चन में कह रहा था वो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर पहले इशूड हो रखे हैं, तो सही है। अगर ये नहीं होते तो स्वेट इक्विटी शेयर पॉसिबल भी नहीं था। दूसरा,
इशू इज ऑथराइज बाय एसआर, याद करो वो एसआर की ड्राफ्टिंग की बात कर रहा था, तो एसआर भी पास हो रखा है। ये तो अभी हम लॉ लिख रहे हैं और आगे जाकर बोलेंगे लॉ का पालन हो गया। तीसरा, रिजोल्यूशन स्पेसिफाई द डिटेल, रिजोल्यूशन के अंदर कितना मार्केट प्राइस है, कितने पे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ये सारी चीजें। तो बेटा ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, वो साफ साफ बता रहा था एसआर के अंदर वो क्या लिख रहे हैं। ठीक है, फिर the SR authorizing the issue of certificate share shall be valid for making the allotment within a period of not more than 12 months from the date of passing। जिस दिन SR पास हुआ वहां से 12 महीने के अंदर सर्टिफिकेट शेयर इशू कर देना। ठीक है, ये भी एक कंटेंट लाइन दे रखी थी कि कब वो इशू करने के सोच रहे हैं, तो बेटा आप उन्हें बता देना 12 महीनों के अंदर पास इशू हो जाना चाहिए। ठीक है, इतना तो मेरे ख्याल से आप लॉ में पक्का लिख कर आओगे। फिर जो इंपॉर्टेंट बात है, ड्यूरिंग ए ईयर द मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच इक्विटी शेयर कैन बी इशूड, वो कितना हो सकता है? 15% ऑफ एग्जिस्टिंग, जो भी अभी आपका पेड अप शेयर कैपिटल दे रखा था क्वेश्चन में, आई डोंट नो कितना था, 400 था, पता नहीं, जो भी था, 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल, या फिर इशू वैल्यू 5 करोड़, इनमें से जो क्या होगा, विच एवर इज हायर। द इश्यूएंस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर क्यूमुलेटिव इंक्लूडिंग द प्रीवियस इशू, प्रीवियस कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, सेल नॉट एक्सीड, एक और कंडीशन, वो 25% से ज्यादा नहीं हो सकती। करंट वाला मिलाकर और पहले कोई था, दोनों मिलाकर 25% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो बेटा ये रहा मेरा लॉ, इतना हिस्सा है मेरा लॉ। आई होप ये आपको नजर आ रहा होगा, इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा है मेरा लॉ। ये आपको बेटा अच्छे से लिखना पड़ेगा, क्योंकि यही तो हमने क्लासों में अच्छे से पढ़ा है। अभी अगर 4-5 नंबर का क्वेश्चन आया, ये लॉ आपने अच्छे से लिखा ना, पक्की बात है 3-4 2.5-3 नंबर तो पक्का मिल जाएंगे अगर आपने लॉ अच्छे से लिखा होगा। चलो बेटा थोड़ा तेजी से करते हैं, आगे लिखा हुआ है। अब मेरे को आंसर पता चल चुका है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे सामने कंडीशन मुझे याद आ गई, 15% वाली, 25% वाली। नाउ इन द गिवन क्वेश्चन, ये हो गया बेटा हमारा लॉ प्रोविजन। अब हो गया फैक्ट ऑफ द केस। इन द गिवन क्वेश्चन कंपनी सर्टिफिकेट शेयर 4 करोड़ का लाना चाहती है, हाउएवर कुछ लिमिट है, 15% और 5 करोड़ वाली ऊपर ही लिख दिया था। थस द कंपनी कैन इश्यू सर्टिफिकेट शेयर टू द ट्यून ऑफ 5 करोड़, 5 करोड़ तक इश्यू कर सकती है। क्यों? However, the company cannot issue such share more than 25%, लेकिन वो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 20 करोड़ था शायद क्वेश्चन में, तो 20 करोड़ का 25% कितना हो गया? 5 करोड़। तो 5 करोड़ लिमिट है, लेकिन क्वेश्चन में वो कितना करना चाहता है? 4 करोड़। तो जा 4 करोड़ कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इतना हिस्सा तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसे कैसे प्रेजेंट करो, है ना। पहले प्रोविजन को थोड़ा डिस्कस कर दो, अगर कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दिखा दो, और फाइनली कंक्लूजन लिख दो, विद इन लिमिट है या विद इन लिमिट नहीं है। इससे ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है बायबैक जैसे क्वेश्चनों में, जिसमें वो 3-3, 4-4 कंडीशनें पूछ जाता है। डिविडेंड के क्वेश्चनों में वो भी, उसमें भी 3-3, 4-4 कंडीशन होती है। बोलो बेटा ये 2 क्वेश्चन क्लियर है? अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो दोबारा रिपीट करके देख लेना क्या जा रहा है। 2 क्वेश्चन अच्छे से होने चाहिए पेपर में। एक पहला वाला वो रिजोल्यूशन, जिसके लिए प्रपोज, जो हमने रिजोल्यूशन कह रहा हूँ, क्या कहते हैं उसे, प्रोस्पेक्टस इशू करा था, उसके लिए जो पैसा आया था क्या उसे चेंज कर सकते हैं, उसके बेस्ड क्वेश्चन सेक्शन 27, और अभी एक क्वेश्चन पड़ा 54 का स्वेट इक्विटी शेयर का। दोनों क्वेश्चन आपके रिवाइज भी हो गए और इसी बहाने मेरा काम भी बन गया। मेरा काम क्या बन गया? मेरा काम ये बन गया बेटा कि अब आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, थोड़ा सा इस पेज पे, थोड़ा सा अगले पेज पे, कोई दिक्कत नहीं। PQR Limited, a manufacturing company, is in the process of expanding its operation. ओहो, अपने ऑपरेशन बढ़ा रही है। टू सपोर्ट दिस एक्सपेंशन, PQR Limited has acquired a plot of land along with the building on it from ABC Limited। किसी कंपनी से ना प्लॉट खरीदा है बेटा, किसी कंपनी से प्लॉट खरीदा है। मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कुछ खरीदने बेचने की बात चल रही है, शायद प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की बात चल रही है, चार्ज की बात आने वाली है। ऐसा पढ़कर आपको अंदर से शायद हो सकता है 4 से 20 क्वेश्चन हो, ऐसी थोड़ी थोड़ी फील आ जानी चाहिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। द प्रॉपर्टी हाउएवर इज सब्जेक्ट टू एग्जिस्टिंग चार्ज, भाई आ गया चार्ज। कंपनी के ऊपर, उस प्रॉपर्टी के ऊपर पहले से चार्ज है। द प्रॉपर्टी हाउएवर इज सब्जेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग चार्ज, ये नजर आया। नाउ क्रिएटेड इन फेवर ऑफ ए बैंक, वो प्रॉपर्टी पहले ही बैंक के फेवर में रजिस्टर्ड थी फॉर ए लोन टेकन बाय एबीसी लिमिटेड, जो पुरानी कंपनी ने एबीसी लिमिटेड ने पहले से उस पर लोन ले रखा था, बैंक के फेवर में चार्ज क्रिएट था। दिस चार्ज हैज बिकम रजिस्टर्ड बाय एबीसी लिमिटेड, ये चार्ज एबीसी लिमिटेड ने रजिस्टर करवा रखा था एट दैट टाइम, उस वक्त। नाउ जो PQR लिमिटेड है आर ऑफ द ओपिनियन दैट एज अ चार्ज वाज ऑलरेडी क्रिएटेड, क्योंकि चार्ज पहले से क्रिएटेड है, देन देयर इज नो ऑब्लिगेशन। भाई PQR लिमिटेड का डायरेक्टर गधा है क्या? भाई वो तो एबीसी लिमिटेड के नाम का चार्ज क्रिएट है ना बैंक वालों के पास। अब PQR लिमिटेड ने उसे खरीद लिया, क्या PQR लिमिटेड के नाम का भी चार्ज क्रिएट होना चाहिए? यस होना चाहिए। भाई क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा? आगे, आफ्टर नेगोशिएशन, मोल भाव करने के बाद, द बैंक
एज अ चार्ज होल्डर कंसेंट्स टू द सेल एंड ट्रांसफर, बैंक वाले ने बोला ठीक है जाओ बेच लो प्रॉपर्टी को, कोई दिक्कत नहीं है, विद द कंडीशन दैट पीक्यूआर लिमिटेड मस्ट रजिस्टर अ न्यू चार्ज। लेकिन बैंक वाले ने एक कंडीशन लगाई कि भाई पीक्यूआर लिमिटेड अपने नाम का एक नया चार्ज क्रिएट करवाएगी, और जाहिर सी बात है बैंक वाले की कंडीशन सही है या गलत है? सही है। हैव एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। एडवाइज वेदर द कंटेंशन ऑफ डायरेक्टर, सवाल ये है क्या ये जो डायरेक्टर बकवास कर रहे थे कि भाई क्यों दोबारा करवाना है, ये वाला कंटेंशन डायरेक्टर का सही है या गलत है? तो बेटा बताओ सही है गलत है? गधे हैं डायरेक्टर, क्यों क्यों सही होगा? गलत है। आओ पढ़ते हैं आंसर कैसे लिखना है। क्वेश्चन समझ में आया? नाउ वी हैव टू डिसाइड कि आंसर को कितना लिखना है, कैसे लिखना है ना। इस क्वेश्चन में वो चाहता क्या है हमसे लिखना, तो आओ पढ़ते हैं। द प्रोविजन, बेटा सेक्शन याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है इस चैप्टर में। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 77 रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? अ कंपनी एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज विद इन द मीनिंग ऑफ दैट सेक्शन और एनी मॉडिफिकेशन, चाहे नया है चाहे पहले वाले में कोई चेंज है तो वो सब आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79। इन केस ऑफ ए प्रॉपर्टी वेयर चार्ज इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जहां चार्ज पहले से क्रिएटेड था और वो अब बिकी है चार्ज होल्डर के परमिशन से। बेटा चार्ज होल्डर होता है जिसके पास गिरवी है, बैंक वाला, उसकी परमिशन से हमने भेज दिया। देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी, तो वो जो कंपनी उसे खरीद रही है उसकी ड्यूटी है कि चार्ज को रजिस्टर करवाए। तो भाई डायरेक्टर अंकल अब तो मना कर रहे थे। आगे अकॉर्डिंगली बेटा अब ये क्वेश्चन को डिस्कस करेगा। व्हेन ए कंपनी एक्वायर्स प्रॉपर्टी दैट इज सब्जेक्ट टू एक्जिस्टिंग चार्ज, तो उस कंपनी की ड्यूटी है, हमारे क्वेश्चन में पीक्यूआर ने खरीदा तो पीक्यूआर की ड्यूटी है कि अपने नाम का चार्ज क्रिएट करवा ले। दिस मींस दैट पीक्यूआर लिमिटेड को एक फ्रेश चार्ज क्रिएट करवाना पड़ेगा। नाउ अपॉन एक्विजिशन इट इज पीक्यूआर लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीक्यूआर लिमिटेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चार्ज को पुराने वाले को खत्म करके नए वाले को रजिस्टर करवा ले। तो बोलो बेटा जो कंटेंशन था डायरेक्टर का सिंस पहले से रजिस्टर्ड है वो सही था या इनकरेक्ट था? इनकरेक्ट था। भाई 3 क्वेश्चन, तीनों ही अच्छे क्वेश्चन है, मजाक नहीं, सच में कह रहा हूं, तीनों ही अच्छे क्वेश्चन है। चार्ज क्रिएट करवाने का भी एक अच्छी केस स्टडी बनी हुई है। बोलो बच्चों यहां तक क्लियर है? 3 टॉपिक तो अच्छे से आने चाहिए। पहला प्रोस्पेक्टस वाला टॉपिक भी रिवाइज हुआ, याद भी हुआ। दूसरा स्वेट इक्विटी शेयर वाला 15% 25%, वो भी याद हुआ, रिवाइज भी हो गया, आंसर भी लिखना सीख गए। तीसरा ये हमारा क्वेश्चन, बोलो डन? ठीक है सर। ऐसे ही करके मेरे को आपको बाकी क्वेश्चन करवाने हैं। अब मैं थोड़ी सी स्पीड तेज कर लूंगा, क्वेश्चन अच्छा होगा तो मैं स्लो हो जाऊंगा, अपने आप स्लो हो जाऊंगा आपके बिना कहे। क्वेश्चन नंबर 4 देखना। विशाल आ गया है, इज एन अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी है विशाल की, जिसमें 5 डायरेक्टर हैं, जिसमें 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। होने तो हमारा क्या जाता है? सैम लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ विशाल लिमिटेड, सैम विशाल की सब्सिडरी है, प्राइवेट है सैम। देखो बेटा ध्यान से, पी लिमिटेड मतलब प्राइवेट लिमिटेड, विशाल लिमिटेड है मतलब पब्लिक कंपनी है, विशाल पब्लिक है और सैम बेचारी प्राइवेट है। एक्टिवली कैरिंग ऑन इट्स बिजनेस हैविंग पेड अप कैपिटल, उसका पेड अप कैपिटल 1.5 करोड़ का है, जिसमें 40 मेंबर हैं और टर्नओवर उसका 18 करोड़ का है। एंड द सेड कंपनी इज नॉट ए स्टार्टअप कंपनी, और ये सैम प्राइवेट लिमिटेड कोई स्टार्टअप कंपनी नहीं है। सैम कंपनी का पेड अप दे दिया, सैम कंपनी के मेंबर्स बता दिए और सैम कंपनी का टर्नओवर बता दिया, बहुत बढ़िया। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट सैम लिमिटेड इज नॉट ए स्टार्टअप कंपनी, हो गया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अफोर्सेड केस सिनेरियो, ऊपर वाले केस सिनेरियो के हिसाब से क्या बताना है? प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन है, आओ देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट, वेदर सैम लिमिटेड इज मैंडेटली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस, क्या उनको सीएफएस बनाने की जरूरत है? सवाल नंबर 1। दूसरा, प्रोवाइड योर आंसर बाय एनालाइजिंग सैम लिमिटेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, वो कह रहा है क्या सीएफएस बनाना है, लेकिन किस नजरिए से? पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है अभी, सीएफएस बनाना है नहीं बनाना है, इसके लिए नजरिया वो बता रहा है। आओ नजरिए को मैं आपको दिखाता हूं। नजरिया क्या है? नजरिया है 2 कंपनियों के हिसाब से, फर्स्ट इज डोरमेंट कंपनी के हिसाब से एंड द सेकंड इज फर्स्ट इज स्मॉल कंपनी के हिसाब से एंड द सेकंड वन इज डोरमेंट कंपनी के हिसाब से। आओ बेटा देखना, सवाल ये था कि इन दोनों कंपनियों के लिए सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है, ये है सवाल। आओ पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 210 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है? बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, सीएफएस आता है, सॉकी आता है और नोट्स टू अकाउंट्स आते हैं। भाई मेरे को पहले ये बताओ, इतना आंसर कौन नहीं लिख सकता? आंसर आपको आता है या नहीं आता पता नहीं, लेकिन भाई इतना आंसर कौन नहीं लिख सकता आप में से? ऐसा कौन बच्चा जो इतनी चीजें नहीं जानता? भाई सब जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीजें आती हैं। हाँ, बेस्ड था क्वेश्चन इस वाले पॉइंट पे, सीएफएस पे। अब यहां से मेन हमारा आंसर के लिए मेन बातें चलेंगी, यहां से ध्यान से देखना। प्रोवाइडेड दैट एफएसटी विद रिस्पेक्ट टू 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी
एंड डोरमेंट कंपनी, इन्हीं पे तो सवाल था। एंड प्राइवेट कंपनी छोड़ दो, मे नॉट इंक्लूड द CFS, तो इन केसेस में CFS की कोई जरूरत नहीं है। ये सी पे सवाल आ गया। बताओ, for considering the applicability of preparation of CFS in case of SAM Limited, it is required first to analyze the SAM Limited does not fall in the following category। अब हमारे को देखना है क्या जो SAM है वो स्मॉल कंपनी है या डोरमेंट कंपनी है, वो क्या है। तो आओ पढ़ते हैं। पहला स्मॉल कंपनी के नजरिए से, a company which is a subsidiary company cannot be categorized as a small company as per proviso। याद करो बेटा, अगर पापा लिमिटेड कंपनी है तो उसके बच्चे बोले तो उसकी जो सब्सिडी कंपनी है वो भी वो नहीं कहलाएगी, वो स्मॉल कंपनी का दर्जा हासिल नहीं कर पाएगी। तो लिखा हुआ है एज पर प्रोविजन टू सेक्शन 285 आपने पढ़ा हुआ है। प्रिस्क्राइब लिमिट एज सैम प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडी कंपनी आर विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट एज सैम लिमिटेड इज अ सब्सिडी कंपनी ऑफ विशाल लिमिटेड, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज स्मॉल कंपनी। तो ये था मेरा कंक्लूजन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। भाई सैम, तुम क्योंकि तुम्हारे पापा बड़े हैं इस वजह से तुम स्मॉल कंपनी कहलाने लायक नहीं हो, पहली बात खत्म। दूसरा, डोरमेंट, इट इज गिवन दैट कंपनी इज एक्टिवली कैरिंग। भाई जब तुम बिजनेस कर रहे हो तो तुम डोरमेंट कहाँ हो? डोरमेंट तो वो था ना जिसने बिजनेस नहीं करा, इनएक्टिव कंपनी जो काम नहीं कर रही, फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स के लिए रजिस्टर हो रखी है, तो बेटा तुम डोरमेंट भी नहीं हो। ठीक है, मतलब सो इट कैन नॉट बी ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज डोरमेंट, ना तुम स्मॉल हो ना तुम डोरमेंट हो। तो सो सैम लिमिटेड शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी। ये बेटा ये वाली बात है, जब तुम्हारे पापा पब्लिक है तो तुम्हारे सब्सिडी भी डीम्ड पब्लिक हो जाता है, बेशक तुम्हारे एओए में प्राइवेट लिखा हुआ है। ये लाइन पढ़ी बता रहा हूं मैं आपको बुक की, तुम सब्सिडी हो, तुम्हारा जो होल्डिंग कंपनी है वो अगर पब्लिक है तो तुम्हें भी डीम्ड पब्लिक मान लेते हैं। ठीक है, एज ए सब्सिडी ऑफ विशाल लिमिटेड एंड लिस्टेड पब्लिक कंपनी, सो इट विल नॉट फॉल अंडर दिस कैटेगरी। इस वजह से इट कैन बी कंक्लूडेड दैट पीस लिमिटेड इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS। देखो इन लोगों को मना था ना, लेकिन तुम ये हो ही नहीं। स्मॉल कंपनी को डोरमेंट कंपनी को मना था, लेकिन ना तुम स्मॉल हो ना तुम डोरमेंट हो, तो नहीं हो तो आपको CFS बनाना पड़ेगा। अगेन अच्छा क्वेश्चन, बोलो बच्चों चारों क्वेश्चन समझ में आए क्या? आने चाहिए, नहीं आए तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। और नहीं आए तो दोबारा देख लो क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, एक लाइन इस पेज में है, बाकी अगले पेज में देख लेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, प्राण, देखो प्राण की बात आ गई है अब। प्राण लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी, होने दो अनलिस्टेड कंपनी, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस अगरतला में है, अगरतला इंडिया में ही है। द कंपनी शेड्यूल्स AGM, कंपनी ने अपना AGM शेड्यूल करा है। कब शेड्यूल करा है उसके लिए अगला पेज देखना पड़ेगा। ऑन आगे अगला पेज, कंपनी ने शेड्यूल करा है AGM 31 जुलाई को गोवा में। भाई ये मीटिंग करने जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो लग रहा है मीटिंग करने जा रहे हैं। मुझे इनका गोवा का टूर पे शक सा हो रहा है, पता नहीं वहाँ पे मीटिंग करेंगे ये लोग, मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता है क्या? बताओ, डू यू फील कि ये लोग गोवा में जाकर मीटिंग करेंगे? मुझे इन डायरेक्टरों की शक्ल देख के नहीं लग रहा। आगे लिखा हुआ है मीटिंग का टाइम, देखो मीटिंग में शाम को बुला रहे। 3 बजे कौन मीटिंग करता भाई? सुबह बुला ले, 10 बजे बुला ले, 3 बजे पता नहीं क्या करेंगे, और 6 बजे खत्म भी कर देंगे। सही है। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट 1 जुलाई 2024 by 1 जुलाई 2024 द कंपनी हैज ऑब्टेन रिटन कंसेंट फ्रॉम ऑल द मेंबर विया ईमेल। इन्होंने ईमेल के द्वारा सारे मेंबर से कंसेंट भी ले लिया है। एग्रीइंग टू होल्ड द AGM एट आउट ऑफ द स्टेट लोकेशन, सारे लोग रेडी भी हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि भाई गोवा है, घूम भी लेंगे। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, सवाल पूछ रहा है क्या ये AGM वैलिड है या इनवैलिड है। दिल्ली मतलब जहां पे भी इनका रजिस्टर ऑफिस था अगरतला, उससे बाहर जाकर गोवा में जाकर 3 बजे से 6 बजे तक मीटिंग कर रहे हैं। बोल रहा है कि वैलिड है या इनवैलिड है। तो बेटा AGM पे बेस्ड क्वेश्चन है, सेक्शन 96 आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर 7 के अंदर। कहता है एवरी AGM शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर, भाई बिजनेस आवर में बुलाना, दैट इज बिटवीन 9 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, और किसी भी दिन पे, लेकिन वो नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, और वो रजिस्टर ऑफिस पे हो सकता है या किसी और जगह पे भी हो सकता है, within the town, village या फिर city where the register of the company is situated. Provided also that AGM of unlisted company may be held at, AGM unlisted company का पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकता है, लेकिन सारे मेंबर से राइटिंग में कंसेंट होना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्योंकि सारी चीजें हो गई थी, ऑल्सो द मीटिंग, और मीटिंग का समय भी सही था, हैंस मीटिंग वाज वैलिडली कॉल्ड। तो बेटा पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकती है, तो गोवा इंडिया में है। दूसरा 9 बजे से 6 बजे के बीच में होना चाहिए, तो 3 से 6 हो रहा है, तो टाइम भी सही है। तो बोले तो वैलिड मीटिंग है, इनवैलिड मीटिंग है? वैलिड मीटिंग है। मेरा समय भी कम लगा, क्वेश्चन भी बहुत बच्चों वाला था। बोलो ओके सर। 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, HD सॉफ्टवेयर लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर। भाई सॉफ्टवेयर के पीछे पड़ गया, एक और आई थी सॉफ्टवेयर कंपनी, वो ग्राउंड ब्रेकिंग सॉफ्टवेयर बनाया था, याद है ना। द कंपनी अपॉइंटेड इज स्टैच्यूटरी ऑडिटर, ऑडिटर भाई साहब पे क्वेश्चन आ गया,
नॉट द फर्स्ट ऑडिटर, ये फर्स्ट ऑडिटर नहीं थे। क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर के लिए बेटा लॉ अलग होता है, ये पता होना चाहिए आपको। गवर्नमेंट कंपनी का भी अलग होता है, नॉर्मल कंपनी का भी अलग होता है। द बीओडी ऑफ द कंपनी इन्फॉर्म द ऑडिटर दैट द फीस शैल बी फिक्स्ड बाय द बीओडी। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला तुम्हारी फीस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिक्स करेंगे। इतनी पावर हो गई क्या बीओडी के पास? आप पढ़ते हैं आगे। बट द ऑडिटर ऑब्जेक्टेड, ऑडिटर ने बोला नहीं ये गलत है। नाउ द डायरेक्टर हैव अप्रोच यू टू एडवाइस। अब डायरेक्टर आपके कदमों पे आए हैं, बोल रहे हैं सर बता दो, तो बताते हैं। देखना सेक्शन 142 याद है, रेम्युनरेशन। यस सर। of the company जो provide for remuneration of the auditor. According to this section, the remuneration of the auditor of the company shall be fixed by the company. कौन डिसाइड करेगा? कंपनी। कहाँ डिसाइड करेंगे? जनरल मीटिंग में। और इन सच अनर मैनर, जहाँ पे जनरल मीटिंग या तो कंपनी अमाउंट बता देगी जनरल मीटिंग में, या तो कंपनी मैनर बता देगी कि कैसे निकालेंगे। Hence, या however, the board may fix remuneration of the first auditor. बोर्ड किसका फिक्स कर सकती है? फर्स्ट ऑडिटर का। सब्सिक्वेंट का तुम्हारे बस की बात नहीं है। आगे द रेम्युनरेशन ऑफ सेल इन एडिशन टू फीस पेबल। अभी रेम्युनरेशन में बता रहा है कि और क्या क्या आता है, सारे खर्चे आते हैं। अब देखो बेटा ये वाली चीज ना पता नहीं पेपर में लिखोगे या नहीं लिखोगे, मुझे डाउट है। सवाल तो ये था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिक्स कर सकता है नहीं कर सकता, लेकिन वो इसी क्वेश्चन में ये भी बता रहा है कि रेम्युनरेशन में आता क्या क्या है। तो शायद आप नहीं लिखोगे और शायद इंस्टीट्यूट इसके नंबर काट लेगा, लेकिन अब लिख देना। अगर अब आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन बना तो अब आप रेम्युनरेशन का मतलब भी बता देना, इसके अंदर वो खर्चे भी होते हैं जो उसे ऑडिट के दौरान करने पड़ते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एज पर द फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया। रेम्युनरेशन ऑफ द अपॉइंटेड स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ए कंपनी शैल बी फिक्स्ड बाय द कंपनी। क्वेश्चन लॉ बता रहा है कि भाई कंपनी को फिक्स करना चाहिए था जनरल मीटिंग बनाकर, या फिर जनरल मीटिंग में कोई मैनर बता देगा, या तो फीस बता देंगे या तो कोई मैनर बता देंगे जीएम में, क्योंकि वो फर्स्ट ऑडिटर नहीं थे। हैंस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंटेंशन है वो सही है या गलत है? गलत है। क्यों है बेटा गलत? क्योंकि वो फर्स्ट डायरेक्टर नहीं थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फर्स्ट ऑडिटर की वो रेम्युनरेशन फिक्स कर सकते हैं, लेकिन बाकी ऑडिटर्स की रेम्युनरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिक्स नहीं कर सकते। वो कंपनी में जनरल मीटिंग में फिक्स होता है या मैनर बताया जाता है जनरल मीटिंग के अंदर ही। कंपनी के पास पावर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आओ अमित और प्रिया। भाई साहब क्या कर रहे हैं? अमित और प्रिया का क्वेश्चन क्या है, आओ देखते हैं। अमित जी और प्रिया जी पार्टनर्स हैं। ओहो LLP, NXYZ LLP मुबारक हो, LLP आपके सिलेबस में है। अ कंसल्टिंग फर्म। रिसेंटली प्रिया मूव टू अ न्यू एड्रेस। प्रिया ने अपना घर बदल लिया है, बट फॉरगेट टू नोटिफाई द LLP। प्रिया ने अमित को तो बता दिया लेकिन LLP को बताना भूल गई है। विद इन द रिक्वायर्ड पीरियड, अ मंथ लेटर, एक महीने बाद, अमित का कजन, भाई साहब पूरा फैमिली आ गया है। तो अमित का कजन जिसका नाम रमेश है, तो मेरी क्लास में बहुत बार आता था, एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन जॉइनिंग XYZ। अब जो रमेश है जो कि अमित का कजिन है, वो इस LLP में आना चाहता है पार्टनर की तरह। एंड आफ्टर अ फ्यू डिस्कशन ही वाज एक्सेप्टेड एज अ न्यू पार्टनर। ये नया पार्टनर बन गया। तो अब 3 बंदे हो गए, अमित, प्रिया और अमित का कजिन रमेश। ठीक है, आने दो, हमारा क्या जा रहा है। However, XYZ Limited did not immediately update the registrar। यहाँ है मुद्दा छुपा हुआ। तुमने बंदे तो जोड़ लिए लेकिन आरओसी को बताया नहीं। रिगार्डिंग प्रियाज एड्रेस, प्रिया के एड्रेस के लिए भी नहीं बताया और रमेश के एडमिशन के लिए भी नहीं बताया। खत्म हो गई तुम्हारी कहानी यहीं पे। लिखा हुआ है आगे, 2 months after रमेश joined the LLP filed a notice with the ROC about this। 2 महीने बाद बता रहे हैं, एडवाइज द LLP about default on the part of LLP in respect of। वो कह रहा है कि एडवाइस करो क्या डिफॉल्ट करा, प्रिया के नाम प्रिया के एड्रेस चेंज के लिए और रमेश के एडमिशन के लिए। तो बेटा आओ, इसके लिए ना मेन ये वाला पैराग्राफ है, ये 30 दिन वाली लाइन, पूरा का पूरा टॉपिक इस 30 दिन वाली लाइन पे टिका हुआ है। 30 दिन 15 दिन, बस ये एक बार मैं पढ़ा देता हूं, फिर भी आओ देखते हैं। एवरी पार्टनर शैल इन्फॉर्म द LLP। पार्टनर इन्फॉर्म कर रहा है LLP को अपना नेम या एड्रेस चेंज होने के लिए 15 दिनों के अंदर। ध्यान रहे, पार्टनर इन्फॉर्म यहां पे किसको कर रहा है? LLP को। फिर LLP क्या कर रही है? A LLP cell where a person become or ceases to be partner file a notice with the registrar within 30 days। मैं LLP को बता रहा हूं 15 दिनों में, LLP ROC को बता रही है 30 दिनों में। ठीक है, ठीक है। And where there is any change in the name or address of a partner file a notice with the registrar within 30 days। तो कोई नया आ रहा है या कोई चेंज हो रहा है या कोई जा भी रहा है तो भी 30 दिनों के अंदर बताना पड़ेगा। नोटिस फाइल विद द रजिस्ट्रार, जो नोटिस फाइल करोगे वो उस मैनर और उस फीस के साथ होनी चाहिए एज मे बी प्रेस्क्राइब। उसे साइन कौन करेगा? DP साइन करेगा। तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो बेटा कुल मिलाकर मेरे ख्याल से आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जाकर आपको बताना है कि प्रिया का 30 दिनों के अंदर LLP को ROC को बताना था, नहीं बताया, और ये नए पार्टनर का भी 30 दिनों के अंदर LLP को ROC को बताना था, नहीं बताया। इस वजह से LLP डिफॉल्टिंग LLP कहलाएगी। बस यही है, इजी क्वेश्चन था।
कुल मिलाकर ये 15, ये था मेन पैराग्राफ इसके अंदर, ये वाली बात थी। फिर ये LLP वो जो भी फाइल वो जो भी सबमिट करेगी वो साइन होना चाहिए DP के द्वारा और फीस के द्वारा जाना चाहिए। ये सब तो जनरल बातें थी, बहुत ज़्यादा काम का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, छोटू सा क्वेश्चन है। द पार्लियामेंट भाई छोटू नहीं है, पार्लियामेंट की बात है, बड़े क्वेश्चन है। रिसेंटली पास द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2024, भाई वातावरण को बचाने के लिए अभी कानून आया था। टू स्ट्रेंथन रेगुलेशन ऑन इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल, तुम्हारा कूड़ा इधर उधर ना फैले कंपनियों का। द एक्ट स्पेसिफाइड द कमेंसमेंट ऑन, एक्ट ने बोला था लागू कब से होगा, 1 सितंबर 2024। द प्रेसिडेंट गेव असेंट टू द एक्ट ऑन 15 जुलाई 2024, प्रेसिडेंट भाई साहब की सहमति आई थी 15 जुलाई 2024 को। सर मैं टॉपिक कहाँ का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बहुत छोटे से लॉ पे टिका हुआ है। कमेंसमेंट ऑफ कानून ये आपने पढ़ा हुआ है तीसरी बुक के अंदर। ग्रीन जनरल क्लॉजेस एक्ट चमक रहा है आपके सामने, लिखा हुआ है ग्रीन अर्थ लिमिटेड एन इंडस्ट्रियल कंपनी इज अनसर्टेन अबाउट व्हेन द प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2024 विल स्टार्ट। जो ग्रीन अर्थ लिमिटेड थी उसे नहीं समझ में आ रहा कि ये कब से लागू होगा, क्योंकि असेंट आई थी उस तारीख को और लॉ में लिखा हुआ था ये तारीख। कंपनी की लीगल टीम ने क्वेश्चन रेज करा है ऑन वेदर दे नीड टू इमीडिएटली कंप्लाई, क्या उन्हें तुरंत कंप्लाई करना पड़ेगा या फिर कोई ग्रेस पीरियड मिल जाएगा। गिव योर आंसर, आपसे लीगल टीम आपके पास आई है, बताओ भाई, गजब हो गया। तो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट वेयर एनी सेंट्रल एक्ट हैज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन पर्टिकुलर डेट, अगर कोई पर्टिकुलर डेट नहीं बताई तो इट शैल बी इंप्लीमेंटेड ऑन द डे ऑन विच इट रिसीव द असेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ अ सेंट्रल एक्ट मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले वाले की बात लिख दोगे तो भी सही, नहीं लिखोगे तो भी सही, मेन ये है। और द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बेटा जो संविधान बनने के बाद है वहां पे प्रेसिडेंट भाई साहब की कंसेंट, और जो संविधान बनने से पहले के कानून है वहां पे गवर्नर जनरल की कंसेंट। याद करो ये हमने रटा हुआ है भाई, अच्छे से रटा हुआ है हमने। आगे इन द गिवन क्वेश्चन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2024 में असेंट आई है 15 जुलाई 2024 को और डेट प्रिस्क्राइब थी 1 सितंबर 2024, इसलिए बोलो कब से लागू होगा, 1 सितंबर 2024। अगर ये वाली डेट नहीं लिखी होती फिर कब से लागू हो जाता, 15 जुलाई 2024। जनरल क्लॉज एक्ट का ऐसा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन कहते हैं इसे। इस क्वेश्चन को हम हलवा क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। बोलो बच्चों यहां तक सब कुछ क्लियर है? आपने 8 क्वेश्चन पढ़े, 8 ही सही क्वेश्चन थे। पेपर में कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, मतलब कैसा भी बन सकता है। इसी क्वेश्चन में कुछ मसाला और भर दे, कुछ सब्जी और डाल दे, हरी मिर्च डाल दे, लाल मिर्च डाल दे, कुछ भी डाल सकता है। आगे बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है आफ्टर द टाइम ऑफ इंटरप्रिटिंग अ स्टैट्यू व्हाट विल बी द, बेटा ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कोई केस स्टडी नहीं है। आपको अफेक्ट ऑफ यूजेस आना चाहिए, अगर आपको अफेक्ट ऑफ यूजेस आता है तो आप बेसिकली याद करने वाला टॉपिक है, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है। और जब हमारी क्लासेस चल रही थी तो मैंने आपको ये याद करवाया बेटा, जनरल क्लॉज एक्ट और इंटरप्रिटेशन। मैं बाकी बच्चों से आपको आगे रखने के लिए इसे कह रहा हूँ, आपके नंबर ज़्यादा इसलिए भी आने चाहिए क्योंकि आपने इन दोनों चैप्टर पे बहुत टाइम लगाया है। बाकी बच्चे आम तौर पे इन चैप्टरों को थोड़ा कम प्रेफरेंस देते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस चैप्टर को, इन दोनों चैप्टर को अच्छे से करके जाना, तो आपका बाकी बच्चों पे एज आ जाएगा, है ना। कंपटीशन है तो आपको आगे निकलने के लिए इन चैप्टर को याद करना पड़ेगा। कोई केस स्टडी नहीं है तो इसलिए मैं ऐसे कुछ ज़्यादा डिस्कस कर रहा नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 रवि आया है। रवि आया है फेमा की बात लेकर, आओ पढ़ते हैं। कैसे मैंने फेमा कैसे बोला, क्योंकि मुझे नजर आ गया बेटा फॉरेन एक्सचेंज, तो आओ पढ़ते हैं। रवि एन इंडियन सिटीजन वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पीछे पड़ गए सॉफ्टवेयर के, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है रवि फॉर एन इंटरनेशनल कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 23-24। रवि भारत में 200 दिन रहा। हाउएवर इन अप्रैल ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल में ही एक्सेप्टेड अ जॉब ऑफर इन कैनेडा, अब वो कैनेडा जा रहा है। एंड लेफ्ट इंडिया विद लॉन्ग टर्म वर्क, फिर वो इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ के चला गया और वो कनाडा में सेटल होना चाहता है इंडेफिनिट पीरियड के लिए। एनालाइज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ रवि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। 23-24 में 200 दिन रहा था और अब 24-25 का आपसे डेटा पूछ रहा है कि 24-25 में वो क्या होगा। तो ये रहा लॉ हमारा, यहां से लेकर इतना पढ़ना ध्यान से, ये पढ़ा हुआ है आपने, सेक्शन तो याद करना एकदम भूल जाओ। द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स द फॉलोइंग एंटिटी, कौन कौन होता है? अ पर्सन हु रिसाइड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल में 182 डेज से ज्यादा रहा हो, यहाँ पे 200 दिन थे। द फॉलोइंग पर्सन आर नॉट पर्सन रेजिडेंट, लेकिन ये लोग रेजिडेंट नहीं हो सकते। पहला, बेशक वो 182 डेज से ज्यादा रह रहे हो,
बेशक 182 डेज से ज्यादा रह रहे हैं, फिर भी ये दोनों लोग भारत के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। पहला, अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया और स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एनी ऑफ द 3 पर्पस गिवन बिलो, नीचे वाले 3 कामों के लिए वो काम नीचे दे रखे हैं। अ पर्सन हु हैज कम और स्टे इन इंडिया अदरवाइज देन फॉर एनी ऑफ द 3 पर्पस, भाई इंडिया से बाहर गया इन 3 कामों के लिए, या बाहर से इंडिया आया इन 3 कामों के अलावा किसी और के लिए, तो वो रेजिडेंट नहीं बनेगा। तो टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वेकेशन के लिए, या किसी और सर्कमस्टांसेस में जहां पे उसका पीरियड अनसर्टेन है। तो बेटा हमारे केस में रवि जा रहे थे एम्प्लॉयमेंट के लिए, बेशक वो 200 दिन रहे हैं, 182 डेज से ज्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, स्टिल वो हमारे देश के क्या कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे रेजिडेंट। बेशक 200 वाली 182 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, स्टिल वो रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे क्योंकि वो बाहर गए हैं किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो वो रेजिडेंट नहीं है, नीचे आंसर में लिखा हुआ है रवि डज नॉट क्वालिफाई एज रेजिडेंट। इसमें सेम क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मिस्टर जॉन इंडिया आए थे लेकिन इन 3 कामों से के लिए आए थे, अगर इन 3 कामों के लिए आए थे तब तो रेजिडेंट है, फिर 182 डेज नहीं देखने, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, उल्टा करके भी आ सकता है। चलिए, इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10। यस, आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रशांत आ रहा है। प्रशांत इनकॉर्पोरेटेड 1 पर्सन कंपनी ओपीसी बनाई है और मेकिंग हिज सिस्टर प्रिया एज द नॉमिनी, और उसने अपनी बहन प्रिया को क्या बना दिया था, नॉमिनी। याद है ना 1 पर्सन कंपनी को अपना नॉमिनी बनाना पड़ता है। हाँ, प्रिया इंडियन सिटीजन है। सी वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कानपुर, कानपुर में जन्मी है और पढ़ी लिखी है। हाउएवर नाउ प्रिया एंड हर हस्बैंड लिविंग इंडिया परमानेंटली, जा रहे हैं विद देयर सन, अपने बच्चे को लेकर बाहर सेटल होने के लिए फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। ड्यू टू दिस फैक्ट सी इज विड्रॉइंग हर कंसेंट, इस वजह से वो अपना कंसेंट हटाना चाहती है 1 पर्सन कंपनी से। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, इन बातों का ध्यान रखते हुए, कंपनीज एक्ट 2013 का बातों का ध्यान रखते हुए, सवाल है इफ प्रिया इज लिविंग इंडिया परमानेंटली इज इट मैंडेटरी फॉर हर टू विड्रॉ हर कंसेंट, भाई क्या मैंडेटरी है कंसेंट को विड्रॉ करना? यस। दूसरा, इन केस प्रिया विड्रॉ हर नॉमिनेशन एज ए नॉमिनी ऑफ ओपीसी वेदर प्रशांत कैन अपॉइंट हिज माइनर सन, क्या माइनर सन को नॉमिनी बनाया जा सकता है? माइनर सन का नाम भी बता रखा है, रुशांग। ओ भाई साहब का खतरनाक नाम है। तो ये रहा छोटा सा आंसर है बेटा। अकॉर्डिंग टू, एक बार मैं पढ़ा देता हूं आपको, पढ़ना। पढ़ना बेटा। अकॉर्डिंग टू रूल 3 ऑफ द कंपनी, रूल छोड़ो, ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज ए इंडियन सिटीजन वेदर रेजिडेंट इन इंडिया, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, चाहे इंडिया का रेजिडेंट हो और अदरवाइज हो, सेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, वो ओपीसी बना सकते हैं। एक मिनट बच्चों, मम्मी सॉरी, आगे देखना। हम यहां पे थे, इंडियन सिटीजन क्या कर रहा था, इंडियन सिटीजन केपेबल है कंपनी बनाने के लिए, चाहे वो भारत का रेजिडेंट हो चाहे भारत का रेजिडेंट ना हो, सिटीजन होना चाहिए। इन द गिवन क्वेश्चन प्रिया इज एन इंडियन सिटीजन एंड अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, दोनों है। Hence, if Priya is able to maintain her Indian citizenship status in India after moving abroad, then she can remain as nominee. लेकिन दिक्कत ये है ना बेटा, आप कैसे ये मान सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है इज एबल टू मेंटेन इंडियन सिटीजनशिप, क्या वहां जाकर तुम्हें लगता है वो कनाडा या जहां पे भी जा रही है वहां जाकर वो वहां की नागरिकता नहीं लेगी? शायद ये चांसेस हैं कि वो वहां जाकर वहां की नागरिकता ले ले, तो इंडियन सिटीजन नहीं बचेगी। जब इंडियन सिटीजनशिप नहीं बचेगी तो वो फिर वो केपेबल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन कहता है क्या विड्रॉ करना पड़ेगा? द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ नेचुरल पर्सन, आपको नाम मेमोरेंडम में लिखना पड़ता है लेकिन वो माइनर नहीं होना चाहिए। वेदर रेजिडेंट इंडिया और अदरवाइज अलॉन्ग विद हिज प्रायर रिटन कंसेंट, और उस बंदे की जिसे आप जोड़ना चाहते हो उसकी कंसेंट भी चाहिए। हु सेल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर डेथ, जो डेथ होने के बाद कंपनी का मेंबर बन जाए। इस वजह से इट इज क्लियर दैट माइनर नहीं बन सकता। तो सेकंड वाला क्वेश्चन तो विदाउट एनी अजम्पशन एकदम सही है कि भाई माइनर नहीं बन सकता। दिक्कत थी पहले वाले में। क्यों भाई पहले वाले में क्यों? क्योंकि आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि वो परमानेंटली जा रही है, इट मींस वो भारत की सिटीजनशिप छोड़ रही है, मतलब अब वो नॉमिनी नहीं बन सकती, या फिर आप ये भी अज्यूम कर सकते हो कि नहीं छोड़ेगी इसलिए वो नॉमिनी बन सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, या दोनों ही लिख देना, जैसे यहां पे लिखा हुआ है ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 discuss the status of Gram PT, which is a company registered in Singapore.
दैट इज कंडक्टेड ऑनलाइन बिजनेस थ्रू टेली मार्केटिंग इन इंडिया। भारत में टेली मार्केटिंग से ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं विदाउट एनी फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस। इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट फॉर टेली मार्केटिंग इट्स मेन सर्वर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। टेली मार्केटिंग का बिजनेस इंडिया में कर रहे हैं, लेकिन इनके जो मेन सर्वर हैं वो कहाँ रखे हुए हैं? इंडिया के बाहर। तो क्या होगा, आओ देखते हैं ध्यान से। एक और क्वेश्चन है, इन कंटिन्यूस ऑफ फर्स्ट अबव प्रिज्म लिमिटेड, जो कि भारत में रजिस्टर्ड है, अ होली ओन्ड सब्सिडी, जो ग्राम पीटी की सब्सिडरी है, डिसाइडेड टू फॉलो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, वो कंसोलिडेशन करने के लिए दूसरा फाइनेंशियल ईयर कर रही है। तो कर सकती है, नहीं कर सकती, उसका प्रोसीजर बताओ। तो बेटा ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, क्या कर सकती है? यस, अब पढ़ना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 242 कंपनीज एक्ट 2013, फॉरेन कंपनी का मतलब बता रहा है, फॉरेन कंपनी तो थी हमारी पीटी, वो होती है जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो, चाहे इटसेल्फ, चाहे एजेंट के द्वारा, चाहे फिजिकली, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड में, एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी, चाहे इंडिया में कैसे भी बिजनेस एक्टिविटी करती हो। ये तो उसने फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन बता दी, 242 आपने पढ़ा हुआ है। नाउ आगे, बेस्ड वेदर मेन सर्वर, चाहे मेन सर्वर इंडिया में हो या ना हो, बट नॉट लिमिटेड टू ऑनलाइन सर्विस, जरूरी नहीं है इसमें ऑनलाइन टेली मार्केटिंग हो, टेलीकम्युनिकेशन, कुछ भी हो सकता है। इन व्यू ऑफ द अबव प्रोविजन एंड फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन, इट कैन बी सेड दैट बीइंग इन्वॉल्व इन ऑनलाइन बिजनेस, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में है तो बेशक उनका सर्वर कहाँ है? इंडिया के बाहर, तो ग्राम फॉरेन लिमिटेड विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी। भाई फॉरेन कंपनी बन गई, क्यों? कोई मेरे को सोचकर बता सकता है क्यों? ध्यान से सोचकर बताओ, कोई मेरे को बता सकता है क्यों? आंसर छुपा हुआ है ऊपर। Whether main server is installed in India or not, including but not limited to online services, ऑनलाइन सर्विसेज तक लिमिटेड नहीं है, लाइक टेलीमार्केटिंग, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीमेडिसिन, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन रिसर्च, इन कामों तक लिमिटेड नहीं है। मैं पहले इसे हटाता हूं यहां से, इधर देखना। इलेक्ट्रॉनिक मोड मींस कैरिंग आउट इलेक्ट्रॉनिकली, यहां जो वर्ड आया था ना इलेक्ट्रॉनिक मोड, कहीं आ रहा होगा, ये रहा। इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब बता रहा है, ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड, इसका मतलब बता रहा है, और उसमें से इन चीजों को लिमिटेड में डाल दिया, मतलब ये सारे काम अलाउड नहीं है, इसलिए कंपनी कैसी बन गई? फॉरेन। नाउ वेदर कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, ये उसके लिए बता रहे हैं कि आपको दूसरा फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकते हो, तो लिखा हुआ है वेर ए कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज अ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, लॉ लिखा हुआ है आउटसाइड इंडिया एंड इज रिक्वायर्ड टू फॉलो डिफरेंट मैनेजमेंट और कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, देन सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय दैट कंपनी, उस कंपनी के द्वारा एप्लीकेशन, बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा एप्लीकेशन पे वो क्या कर सकती है? इन सच फॉर्म एंड सच मैनर एज वी प्रिस्क्राइब अलाउ एनी पीरियड, वो उसको कोई भी फाइनेंशियल ईयर फॉलो करने के लिए बोल सकती है। कंसोलिडेशन करने के लिए कोई भी फाइनेंशियल ईयर करना अलाउड है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। तो फॉरेन कंपनी का आपको लॉ लिखना है। अगर आप बाय चांस ये वाली बात ना लिख पाए तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन तो पक्का पक्का आपकी सही जानी चाहिए, और इस क्वेश्चन में ये वाला आंसर पक्का पक्का सही जाना चाहिए। क्या दूसरा फाइनेंशियल ईयर अलाउड है कंसोलिडेशन करने के लिए? यस, लेकिन किससे परमिशन लेने के बाद? सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई मेरे 12 क्वेश्चन हो गए, मुझे लगभग अभी 42 मिनट हुए हैं। बताओ यहां तक क्या हाल है? लग रहा है ये क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो कर दोगे? बताओ, इतना पढ़ा है क्या? मैं रिकॉर्ड करके ही डालूंगा, लाइव नहीं ले रहा हूं, तो आई होप आपके आंसर आ गए होंगे, मन में ही आ गए होंगे बेसिकली। कोई बात नहीं, अब आप मेरे को ये बता सकते हो आपको ये क्लास कैसी लग रही है। अगर ये काम की लग रही है, फ्रूटफुल लग रही है, तो मेरे को बताओ, मैं और आरटीपी डाल दूंगा आपके लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं, इतने क्वेश्चन इनफ है, आप समझ चुके हो, तो मैं नहीं डालूंगा, सीधी सी बात है। तो आप मेरे को इनपुट देना यहीं पे कमेंट सेक्शन में, लेकिन कमेंट करके बताना है और आरटीपी चाहिए या फिर नहीं चाहिए, है ना। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। XYZ लिमिटेड अ प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आपने देखा मैंने पिछले कुछ क्वेश्चनों में स्पीड तेज रखी, शुरुआत में स्लो चला। अब आप ना यूज्ड टू हो चुके हो क्वेश्चंस के लिए, इसलिए गर्म हो गया, इंजन गर्म हो गया है आपका। XYZ लिमिटेड एक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग, जो अपॉइंट कर रही है न्यू ऑडिटर को, वहां नया ऑडिटर फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। मिस्टर ए इज रिनाउंड ऑडिटर, एक जाने पहचाने ऑडिटर है दुनिया के, उसे इस रोल के लिए बुलाया जा रहा है। ड्यूरिंग द ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस द फॉलोइंग डिटेल्स कम टू द लाइट, कुछ बातें पता चली। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर पार्टनर्स, ये उस फर्म के पार्टनर हैं। मिस्टर बी हैज टेकन अ पर्सनल लोन ऑफ 4 लाख। XYZ लिमिटेड की एक सब्सिडरी है, उससे 4 लाख रुपए का लोन लिया है, जिसका नाम था EFG लिमिटेड।
6 महीने पहले जो पार्टनर थे उस फर्म के, आर पार्टनर्स, जो पार्टनर थे उस फर्म के, मिस्टर ए थे ना और बी थे, लिखा हुआ है यहाँ पे मिस्टर ए, तो कह रहा है मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों पार्टनर्स थे एबीसी के, और जो दूसरा वाला पार्टनर है, जो बी वाला पार्टनर है, उसने लोन ले रखा है 4 लाख 6 महीने पहले। दूसरा, जो पार्टनर जिसको अपॉइंटमेंट करने की बात चल रही है मिस्टर ए के रिलेटिव मिस सी हैज एन आउटस्टैंडिंग डेब्ट, उसके 2 लाख के कर्जे हैं विद डी लिमिटेड विच इज एन एसोसिएट कंपनी। तो दूसरे पार्टनर का सब्सिडी कंपनी में लेना देना है और जो रिलेटिव है उसका एसोसिएट कंपनी में लेना देना है। अब इसके हिसाब से आप बताओ क्या उसका अपॉइंटमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन है बेटा सेक्शन 141 पे बेस्ड, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, डिसएलिजिबिलिटी। तो इन टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। आओ एक बार मैं आपको लॉ पढ़ा देता हूं। अब ना इस क्वेश्चन में आपका ये भी डाउट आ रहा होगा क्या सारे पॉइंट लिखने हैं क्या? भाई सारे कैसे लिख सकते हो, खुद सोच कर देखो ना, एक पॉइंट थोड़ी ना थे, बहुत सारे पॉइंट थे। तो जो रेलिवेंट बातें आपको लगती हैं कि इस पॉइंट में लग रहा है, सिर्फ उसी को लिखना। सारे पॉइंटों को लिखकर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत मत करना प्लीज। आओ पढ़ते हैं। लिखा हुआ है सेक्शन 141 हमारे को आता है। हाँ, सेक्शन का नाम लिखा, एन ऑडिटर इज डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इफ ही और हिज रिलेटिव और पार्टनर, या वो या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर, इज इंडेप्टेड टू द कंपनी और इट्स सब्सिडी कंपनी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट। तो यही तो लॉ था, ये हमने लिख दिया। इन एक्सेस ऑफ रुपीज कितने लाख से ज्यादा? 5 लाख से ज्यादा। आगे, इन दिस सिनेरियो मिस्टर ए का पार्टनर यानी मिस्टर बी का कर्ज कितना था? 4 लाख सब्सिडी कंपनी का। ये तो क्वेश्चन ही बता रहा है। मिस्टर ए की मिसेस सी जिसका डेप्ट था 2 लाख का, जो कि एसोसिएट कंपनी थी, दोनों का मिलाकर कितना हो गया? 6 लाख। लिखा हुआ है लिमिट कितनी थी? 5 लाख। दोनों का मिलाकर कितना हो गया? 6 लाख, विच एक्सीड्स द 5 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट। इस वजह से मिस्टर ए इज डिस्क्वालिफाइड, इसलिए मिस्टर ए क्या हो गए? डिस्क्वालिफाइड। अगर मैं इस 4 को 3 कर दूं तो 3 नहीं 2 कर दूं, क्या अब क्वालिफाइड हो जाएंगे? हाँ, बस खत्म। बस आपको मेन जो क्या याद रखना था, मेन आपको इतना याद होना चाहिए था ये, और ये हमने बहुत याद करा है। अलग अलग जगह पे अलग अलग था। वो इक्विटी शेयर्स वाली बातें भी थी, फेस वैल्यू वाली बातें भी थी, 1 लाख वाली बात भी थी, 6 महीने वाली बात भी थी, बहुत कुछ था इन सब के अंदर। क्वेश्चन तो भाई 141 पे बन ही सकता है। 141 है बहुत इंपॉर्टेंट, हद इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन 13 आपको इजी लगा हुआ। इजी था भी। क्वेश्चन नंबर 14, ओम लिमिटेड सर्व्ड ए नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग टू इट्स अपॉन इट्स मेंबर। जनरल मीटिंग का नोटिस दिया है। सेक्शन 101 याद आ गया होगा, 102 नोटिस के साथ जो चीजें जाती हैं। द नोटिस स्टेटेड दैट द फॉलोइंग रेजोल्यूशन विल बी कंसिडर्ड। कुछ रेजोल्यूशन कंसिडर किए जाएंगे। रेजोल्यूशन टू इंक्रीज द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ाने की बात। अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेमुनरेशन ऑफ मिस्टर प्रमोद, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंटमेंट और उनकी सैलरी वगैरह फिक्स करने की बात। A shareholder complained that, एक शेयर होल्डर कहता है कि proposed increase in remuneration was not specified in the notice। वो कहता है ये बात नोटिस में नहीं लिखी थी। Is the notice valid? तो बोलो नोटिस वैलिड है या इनवैलिड? भाई लिखना चाहिए था। पढ़ते हैं। सेक्शन 102 कहता है इन केस ऑफ ए मीटिंग अदर देन एन AGM, all business transacted there shall be treated to be special business। AGM के अलावा किसी और जगह पे जो भी काम हो रहा है उन सारे कामों को स्पेशल बिजनेस कहते हैं। फर्दर, स्टेटमेंट सेटिंग आउट द फॉलोइंग मटेरियल फैक्ट, एक स्टेटमेंट जिसमें स्पेशल बिजनेस की सारी मटेरियल बातें लिखी हो। द नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट, फाइनेंशियल अदरवाइज जो भी लेना देना है, एवरी डायरेक्टर मैनेजर से रिलेटेड, एवरी अदर KMP से रिलेटेड, रिलेटिव ऊपर वाले से रिलेटेड, इन सारे से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें वो सब कुछ बतानी चाहिए। एनी अदर इंफॉर्मेशन इन फैक्ट दैट इनेबल मेंबर्स, या कोई और बातें जिसका मेंबर्स के लिए जरूरी है, वो सारी बातें बतानी चाहिए। द इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट इज ऑल्सो मटेरियल फैक्ट, अमाउंट वगैरह भी एक मटेरियल बात है, ये भी बतानी चाहिए। सेक्शन 102 प्रिस्क्राइब ऑर्डिनरी बिजनेस फॉर विच एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। सेक्शन 102 कहता है ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं चाहिए। अब 2 आंसर थे। पार्ट वन ऑफ द क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंक्रीज इन द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल फॉल स्पेशल बिजनेस, ये ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, स्पेशल बिजनेस है। इन द एब्सेंस ऑफ अमाउंट प्रपोज, अगर आपने अमाउंट नहीं बताई तो ये नोटिस ट्रीट वैलिड हो गया, इनवैलिड। तो भाई ये बना इनवैलिड। क्यों बना पहला वाला इनवैलिड? क्योंकि इसकी अमाउंट मटेरियल चीज थी जो यूजर्स के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी था, नहीं बताया तो इनवैलिड। दूसरा, इज एन ऑर्डिनरी बिजनेस, भाई ऑडिटर का, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, सैलरी फिक्स करना एक ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, और ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए डिटेल में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इस वजह से इज एन ऑर्डिनरी बिजनेस एंड हेंस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, जरूरी तो नहीं है। हाउएवर, considering that 2 resolution mentioned in the question are to be passed in the same meeting, notice of the meeting is not valid। ये क्यों इनवैलिड क्यों कर दिया? देखो यहां तक के हिसाब से तो नॉट वैलिड था, लेकिन 2 रिजोल्यूशन जो भी मेंशन थे
इन द क्वेश्चन आर टू बी पास्ड इन द सेम मीटिंग, दोनों रिजोल्यूशन सेम मीटिंग में ही बुला रहे थे, तो भाई वो एजीएम थी या ईजीएम थी, ये नहीं समझ में आ रहा। एक ही मीटिंग में आप स्पेशल काम भी कर रहे हो और नॉन स्पेशल भी काम कर रहे हो, इस वजह से समझ में नहीं आ रहा, और आपने उसके कंटेंट भी नहीं बताया, इस वजह से हमने दूसरी वाली को भी क्या बोल दिया, इनवैलिड। एक बार मैं हटाता हूं, थस द ऑब्जेक्शन ऑफ शेयर होल्डर इज वैलिड, इसलिए जो शेयर होल्डर, ये कुछ शेयर होल्डर ऑब्जेक्शन कर रहे थे ना, ये जो कुछ शेयर होल्डर ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि भाई ये गलत है, एकदम सही बोल रहे थे, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सिंस द डिटेल्स ऑन द आइटम टू बी कंसिडर आर लैकिंग, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या थी, कम थी, बस यही है। बोलो बेटा डन। इस पर सेकंड वाले में ना आप अगर यहां तक आंसर लिखोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, लेकिन मेन जो आंसर जाएगा पूरे में से पूरे चाहिए तो हाउएवर वाली लाइन लिखना, यहां पे आप जरूर कंफ्यूज हो गए होंगे। डन, तो इसका ध्यान रखना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो भाई आगे की तरफ हम प्रस्थान कर रहे हैं। हो गया, हो गया, वो उसी का कंक्लूजन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 लिखता है, छोटू सा क्वेश्चन है, के लिमिटेड इन इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री। भाई सब सिंगल एंट्री बना लिया, बताओ क्या ये परमिटेड है? स्टेट द पर्सन रिस्पांसिबल कंप्लाइंग विद द प्रोविजन रिगार्डिंग मेंटेनेंस। बेटा ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है 128 पे बेस्ड, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। कौन कौन करेगा? एमडी, डब्ल्यूटीडी, सीएफओ और एनी अदर पर्सन जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज कर दे, और डबल एंट्री पे ही होना चाहिए। तो ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है उसका लॉ लिखा हुआ है, ट्रू एंड फेयर भी होना चाहिए, ये सारी बातें होना चाहिए। डन, ये इजी था, मैं ऐसे ज्यादा नहीं पढ़ा रहा है, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, एबीसी लिमिटेड है कंपनी दैट हैज इनकॉर्प। पहले मैं बता दूं ये वाले जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर शायद 11 के बाद से, वो पिछली वाली आरटीपी के हैं, तो ध्यान रखना, है ना। चलो, ABC Limited, a company that has been operational for 2 years, was incorporated with the submission of false information, झूठी information देकर registration हो गया इनका, and suppression of material fact. This company founder X and Mr. X and Miss Y provided incorrect financial statement or concealed significant liabilities during the incorporation. बहुत सारी बातें छुपा ली, तो सब कुछ ही गलत किया इन्होंने। तो आगे क्या लिखा हुआ है? Upon discovering the fraudulent action, Mr. Jaid has filed an application with the NCLT. NCLT के पास गए, एक एप्लीकेशन फाइल करिए। Explain the provision, कुछ प्रोविजन के बारे में कह रहा है। तो बेटा पढ़ा देता हूं क्या लिखा हुआ है, अरे पढ़ना। ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर है? पास सच ऑर्डर जो उसे सही लगे। बेसिकली वो क्या कर सकता है? मेंबर्स की लायबिलिटी को लिमिटेड से क्या बना सकता है? अनलिमिटेड। सीधा आपने पढ़ा हुआ है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम, कंपनी का रजिस्टर ऑफ कंपनी से नाम हटवा सकता है। कंपनी को वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकता है, या कोई और ऑर्डर जो उसे फिट लगे वो उसके अगेंस्ट सुना सकता है। लेकिन ऑर्डर सुनाने से पहले क्या रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए? हाँ, और कंपनी ने जो भी लोन वगैरह लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रखे हैं उसको भी ध्यान देना है। तो एनसीएलटी आपको बंद करवा सकता है, आपके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड करवा सकता है, ये सब कुछ करवा सकता है, लेकिन ये सब कुछ करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए। बोलो नॉर्मल क्वेश्चन था, यस सर। क्वेश्चन नंबर 17, XYZ LLP, बेटा एलएलपी आ गई, was registered under the LLP Act 2008। पिछले वाले में भी एक LLP का क्वेश्चन था, with a name that was later found to be identical, किसी और XYZ से मिलता जुलता जा रहा है, जिसका नाम था XYZ OPC प्राइवेट लिमिटेड, किसी और कंपनी से मिलता जुलता है। एलएलपी का नाम कंपनी से मैच हो रहा है। दिस सिमिलरिटी वाज नॉट नोटिस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये शुरुआत में पता नहीं चला। एक्सप्लेन द प्रोविजन, प्रोविजन क्या है? व्हेन द नेम ऑफ एलएलपी इज आइडेंटिकल, फॉर्मेलिटीज विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आफ्टर द नेम चेंज ऑफ एलएलपी। तो दो क्वेश्चन पूछ रहा है, नेम चेंज को लेकर आइडेंटिकल है तो क्या होगा, और फॉर्मेलिटीज जो आरओसी को नेम चेंज के लिए साथ हमारे को करनी पड़ती है। तो लिखा हुआ है सेक्शन 17, बेटा ये इंपॉर्टेंट मार्क करवा रखा है, आपकी बुक में देख लेना इसे। Notwithstanding anything contained in section 15 and 16, if through inadvertence, गलती से या किसी भी वजह से जो नाम है वो आइडेंटिकल या टू नियरली किसी और के साथ रिजेंबल हो रहा है, ये सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। किसके साथ रिजेंबल हो रहा है? किसी कंपनी के साथ, एलएलपी के साथ, किसी कंपनी के साथ, या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ। तो जैसे वो हो गया, मिस्टेकन हो गया, गलती हो गई। प्रोप्राइटर रेफर टू इन क्लॉज एवर बी रिस्पेक्टिवली और ए कंपनी और द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या वो कंपनी या कोई भी उस कंपनी को उस एलएलपी को बोल सकते हैं जाओ अपना नाम चेंज कर लो, कितने महीने के अंदर? 3। provided that application of the proprietor of the registered trademark shall be maintainable within a period of 3 years from the date of incorporation or registration। मतलब जिस भी बंदे को आपत्ति है वो 3 साल के अंदर अंदर आ जाए तभी हम नाम चेंज करेंगे। 3 साल के बाद तुम्हारी आंखें खुले तो मेरे को नाम चेंज नहीं करना। मतलब क्या नाम चेंज करना पड़ेगा? यस, 3 महीने के अंदर, लेकिन 3 साल मैक्सिमम टाइम है, इसके अंदर ही आपत्ति दर्ज करा देना। आगे, वेयर एलएलपी चेंजेस नेम, जहां एलएलपी ने अपना नया नाम चेंज करा,
इट सेल विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज, तो उसे 15 दिनों के अंदर ये वाली बात किसको बतानी पड़ेगी, आरओसी को, along with the central order of central government who shall carry out necessary changes in the certificate of incorporation, और 30 दिनों के अंदर एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आरओसी एलएलपी को दे देगा। कुल मिलाकर डेट बेस्ड क्वेश्चन था। पिछला वाला भी एलएलपी का क्वेश्चन डेट बेस्ड ही था। डेट बेस्ड मतलब टाइम बेस्ड, 15 दिन 30 दिन वाला, यहाँ पे भी यही है 30 दिन वाला। यहाँ पे 3 महीने भी है बेसिकली और 3 साल भी है। बताओ भाई क्लियर है यहाँ तक? पढ़े आगे। यस सर। मिस्टर छगन लाल, गजब नाम है नहीं, इज एन इंपोर्टर डीलिंग इन लग्जरी परफ्यूम। रिसेंटली ये न्यू इनेक्टमेंट पास हुआ था जिसमें 15% लग्जरी गुड्स पे क्या लग रहा था, ड्यूटी लग रही थी, टैक्स लग रहा था। नाउ मिस्टर छगन लाल हैज अप्रोच यू टू एक्सप्लेन हिम द प्रोविजन रिलेशन टू ड्यूटी टू बी टेकन प्रोराटा बेसिस पे बातें करेगा ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट। ऑल्सो हेल्प हिम टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ऑन ए शिपमेंट ऑफ 100 बोटल्स। 100 बोतल पे उसका कितना टैक्स लगेगा। हर बोतल का रेट था $50, तो ये निकाल रखा है क्या क्वेश्चन है भाई ये। 100 बोतल थी, 50 था, इंटू में 15%, $750। रुपए में पूछता तो वो कहीं रेट बताता, नहीं रेट अगर रुपए में पूछेगा तो रेट अज्यूम कर लेना, अगर बताया नहीं, वैसे वो क्वेश्चन में बताएगा अगर पूछेगा। ऊपर वो बता रखा है, वेयर बाय एनी एनेक्टमेंट नाउ इन फोर्स और आफ्टर देयर इन फोर्स any duty customer excise in the nature thereof is leviable on a given quantity by weight, measure or value of any goods or merchandise, then a like duty is leviable according to the same rate on any other greater or lesser quantity। अगर लॉ में लिखा हुआ है कि एक क्वांटिटी पे 15% लगेगा तो 500 पे भी 15 ही लगेगा, 5000 पे भी 15 ही लगेगा, परसेंटेज क्या रहेगी, सेम। बस यही था इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन था बेटा। इमेजिन यू आर ए लीगल एडवाइजर, इमेजिन करो, इमेजिन ही करवा रहा है तो। इमेजिन you are a legal advisor for a company drafting a new contract on the clause in the contract state, notwithstanding anything contained and any other provision of the agreement. The company reserves the right to terminate the agreement without notice if there is a breach of confidentiality by the employee. अगर employee ने कोई confidentiality तोड़ी तो हम आपको निकाल देंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। Explain to the management of the company the meaning of a non-obstance clause। बेटा अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है non-obstance clause के ऊपर। In legal document and its effect on overriding। तो इसका मतलब बता रहा है a clause that begin with the notwithstanding anything contained। बेटा ये पढ़ा हुआ है आपने, notwithstanding anything contained के साथ कुछ शुरू होता है तो क्या होता है, is a non-obstance clause unlike subject to। अब इसमें subject to भी था, notwithstanding था और प्रोविजो थे, इन सारी चीजों से कंपेयर करके एक टेबल बना हुआ था, याद करो, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। ज्यादा कुछ मैं इसमें बताऊंगा नहीं क्योंकि ये याद करने वाला क्वेश्चन है, समझने वाला नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। अल्लू अर्जुन, मिस्टर अल्लू अर्जुन, इसे हम ऐसे पढ़ेंगे। एन इंडियन सिटीजन, क्या हो गया पेन, ये रहा, तू हट जा भाई। लिखा हुआ है मिस्टर अल्लू अर्जुन, अरे इंडियन रेजिडेंट हैज बीन वर्किंग अब्रॉड फॉर पास्ट 10 साल ड्यूरिंग हिज टेन्योर। अपने बाहर रहते रहते ही एक्वायर्ड फॉरेन करेंसी एंड हेल्ड इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटी। उसने बाहर सिक्योरिटी वगैरह खरीद ली। ही ऑल्सो इनहेरिटेड अ प्रॉपर्टी लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी भी खरीद ली है। इनहेरिटेंस में मिली अपने ग्रैंडफादर से। हु वाज अ नॉन रेजिडेंट इंडियन। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया परमानेंटली मिस्टर अर्जुन विशेस टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन। अब वो इंडिया में आ गए तो इन चीजों को लेकर वो सवाल पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग द ओनरशिप एंड यूटिलाइजेशन ऑफ हिज फॉरेन एसेट। अब वो इंडिया आ गए तो इनका क्या करेंगे। अंडर द प्रोविजन ऑफ फेमा, Mr. Arjun being a resident in India can hold, own, transfer, invest in foreign currency, foreign security or immovable property situated outside India under certain condition। वो condition क्या है वो नीचे बता रहा है। Foreign currency account, Mr. Arjun can maintain foreign currency account that were opened। वो जो पहले खुले थे उसे regulate कर सकते हैं। Income and investment, income earned through employment, business or vocation outside India while Mr. Arjun was a non-resident। Investment made abroad during his non-resident status, gift or inheritance received from a non-resident status। ये सब कुछ वो अपने पास रख सकते हैं। फिर उसकी इनकम का क्या करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग इंक्लूडिंग इनकम अराइजिंग फ्रॉम देम हेल्ड आउटसाइड इंडिया बाय मिस्टर अर्जुन, एक्वायर्ड थ्रू इनहेरिटेंस फ्रॉम ए माइनर रेजिडेंट इंडियन। ये सारी बातें आपको इन सब के रिकॉर्ड्स मेंटेन करके चलने हैं। ये वाली बात बेटा, ये जो शुरुआत में लिखी है ना, इसका बहुत ज्यादा कोई महत्व नहीं है। इसके अलावा यूटिलाइजेशन, जब इंडिया आ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो इसे मैं पढ़ा देता हूं एक बार। मिस्टर अर्जुन में फ्रीली यूटिलाइज ऑल एलिजिबल एसेट्स। वो अपनी आजादी से जितना एलिजिबल यूज करना है यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द इनकम ऑफ एनी एसेट, सेल प्रोसीड, जो भी उससे पैसा आएगा, जो भी इनकम आएगी उन सब से जब वो इंडिया आ जाएंगे। ही कैन मेक पेमेंट और फ्रेश इन्वेस्टमेंट, वो नई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं विदाउट द अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रोवाइडेड द फंड यूज्ड आर
एलिजिबल एसेट्स, लेकिन वो पैसा एलिजिबल एसेट्स का ही होना चाहिए और फेमा का कंप्लायंट करके होना चाहिए। देयरफॉर मिस्टर अर्जुन इज एलिजिबल टू होल्ड। ये था हमारा फाइनल आंसर। क्या वो इस इनकम को अपने पास संभाल के रख सकते हैं? यस, वो एसेट्स को भी अपने पास रख सकते हैं और इनकम को भी अपने पास रख सकते हैं। बस यही है भाई। हर क्वेश्चन में ना आपको अगर ये फील आया, हर क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं कि अगर आपको 50, 60 या 70% तक आंसर आता है, लॉ आता है, तो भाई मुबारक हो, आपकी एग्जाम्शन पक्का है। लेकिन अगर आपको ये फील नहीं आ रही, आप जो सोच रहे हो वो एकदम ही उल्टा सोच रहे हो, प्रोविजन ही नहीं फील कर पा रहे। देखो, कंक्लूजन गलत इज अ सेपरेट मुद्दा, प्रोविजन ही गलत लगा रहे हो तो फिर एक बहुत दिक्कत वाली बात है। प्रोविजन तो आपको ज्यादातर क्वेश्चनों में ये फील हुआ होगा कि आप सही लगा रहे हो। 20 में से अगर आप, मैं लेट से कहता हूँ 70% या फिर लेट से 15 या 16 क्वेश्चनों में भी अगर आपने प्रोविजन सही लगाया तो भाई बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही अपनी प्रिपरेशन कर रखी है। बस उसी में थोड़े और एजेस ऐड करो, थोड़ा और उसी में आगे बढ़ो। बच्चों, लगभग ये आपका 1 घंटे का कंटेंट है। 1 घंटे में से इन 20 क्वेश्चनों को तो 1-2 बार जरूर करके जाना पेपर के लिए। शायद एक आध क्वेश्चन पेपर में बन भी जाए, बीच में ब्लर हो रहा है पता नहीं क्यों। शायद 1-2 क्वेश्चन बन जाए और इसके अलावा इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज पढ़ते रहो, रिवाइज करते हुए चलो, बहुत कम टाइम है, टाइम को अच्छे से मैनेज करते हुए चलो, है ना। मिलेंगे जब आप बोलोगे तब। और कौन सा टॉपिक अगर कुछ आपको बहुत दर्द दे रहा है तो बताओ, मैं उसके ऊपर फटाफट आपके लिए कुछ कंटेंट प्रिपेयर कर दूंगा। आरटीपी और चाहिए या नहीं चाहिए पिछले अटेम्प्टों की, ऐसे ही क्वेश्चन वाइज फॉर्मेट में, तो मेरे को प्लीज कमेंट में बताना। चलो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक प्लीज पढ़ते रहो। थैंक यू।